कवकों में जनन, रिप्रोडक्शन इन फंजाई। कवकों में जनन 3 विधियों के द्वारा संपन्न होता है, जिन्हें कायिक जनन या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, अलैंगिक और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन तथा लैंगिक और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। ये देखिए, इसमें दिखाया गया है कवकों में जनन बाय ऑल 3 मेथड्स, वेजिटेटिव, असेक्सुअल तथा सेक्सुअल विधियों से होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। कायिक जनन यह 3 अलग अलग विधियों के द्वारा संपन्न होता है, जिनके नाम इस प्रकार से हैं। पहली विधि है खंडन और फ्रेगमेंटेशन। दूसरी विधि है विखंडन, जिसे हम फिशन भी कहते हैं। और थर्ड जो मेथड है वह है बडिंग, जिसे हम मुकुलन भी कहते हैं। इसमें पहली विधि है खंडन, फ्रेगमेंटेशन। इस प्रकार का जनन कवकों में राइजोपस, जिसे ब्रेड मोल्ड कहते हैं, वह म्यूकर में पाया जाता है। इस विधि में इन कवकों का माइसेलियम अनेक टुकड़ों में विभाजित हो जाता है और प्रत्येक टुकड़ा नए कवक को उत्पन्न करता है। इसलिए इस विधि को हम खंडन कहते हैं। इसके उदाहरण राइजोपस, म्यूकर, एस्परजिलस तथा अल्टरनेरिया हैं। दूसरी विधि है विखंडन, फिशन। इस विधि में जनक कोशिका 2 समान भागों में विभाजित हो जाती है, इसलिए इसे फिशन कहते हैं। इस प्रकार की विधि एस्कोमाइसिटीज का एक वंश है, जिसे हम ईस्ट कहते हैं, और इसका साइंटिफिक नेम सैकेरोमाइसिस है। तो ये सैकेरोमाइसिस में फिशन की विधि पाई जाती है। तीसरी विधि है बडिंग, मुकुलन। इस विधि में जनक कोशिका से एक आउटग्रोथ उत्पन्न होती है और वह अपनी जनक कोशिका से अलग होकर नए कवक को उत्पन्न करती है। इस प्रकार की विधि भी सैकेरोमाइसिस के साथ अस्टिलेगो में भी पाई जाती है। अस्टिलेगो को समट फंजाई कहते हैं। तो अस्टिलेगो भी बडिंग का उदाहरण है। और सैकेरोमाइसिस का कवक, सैकेरोमाइसिस का शरीर एक ही कोशिका का बना होता है, अर्थात इसमें माइसेलियम जैसी संरचना नहीं पाई जाती। लेकिन बडिंग के द्वारा इसमें स्यूडोमाइसेलियम नामक संरचना उत्पन्न हो सकती है। यदि वह आउटग्रोथ जनक कोशिका से यदि अलग नहीं होती है तो एक नई श्रृंखला बनती जाती है, जिसे हम कहते हैं स्यूडोमाइसेलियम। तो इसमें सत्य कवक जाल नहीं पाया जाता, केवल स्यूडोमाइसेलियम नामक संरचना पाई जाती है, जो कि बडिंग का ही एक परिणाम है। दूसरी विधि है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, कवकों में अलैंगिक जनन। कवकों में अलैंगिक जनन केवल अनुकूल परिस्थितियों में ही संपन्न हो पाता है। अनुकूल परिस्थिति अर्थात आर्द्रता की उपस्थिति और सारी परिस्थितियां जब अनुकूल होती है, टेम्परेचर भी अपने अनुकूल हो, तो इसमें अलैंगिक जनन के द्वारा यह अपना जनन करता है। और यह जनन अनेक प्रकार के, विभिन्न प्रकार के बीजाणुओं के द्वारा संपन्न होता है, जिसमें कोनिडिया भी हो सकते हैं, स्पोर्स भी हो सकते हैं, स्पोरेंजियोस्पोर्स भी हो सकते हैं।
तो अनेक प्रकार के बीजाणुओं के द्वारा यह विधि संपन्न होती है। लगभग 20% कवकों में जनन केवल अलैंगिक विधियों से होता है और यह अनेक प्रकार के कोनिडिया अथवा बीजाणुओं द्वारा संपन्न होता है। बीजाणु यूनिसेल्युलर होते हैं, जैसे एस्परजिलस में, पेनिसिलियम, अथवा मल्टीसेल्युलर बीजाणु भी उत्पन्न होते हैं, जैसे अल्टरनेरिया और सर्कोस्पोरा में। अनेक कवकों में जैसे म्यूकर में बीजाणुओं का उत्पादन एक थैलीनुमा संरचना में होता है, जिसे बीजाणुधानी कहते हैं या स्पोरेंजियम कहते हैं। बीजाणुधानी धारण करने वाले इरेक्ट हाइपी को स्पोरेंजियोफोर कहते हैं, अर्थात स्पोरेंजियम को जो माइसिलियम उसको धारण करता है उसे हम स्पोरेंजियोफोर कहते हैं। अनुकूल परिस्थितियां जब उत्पन्न होती है तो कवक जाल एक इरेक्ट संरचना का निर्माण करता है, जिसे हम कहते हैं स्पोरेंजियोफोर। और स्पोरेंजियोफोर के शीर्ष भाग में एक वेसिकल नामक संरचना उत्पन्न होती है, जिसे हम स्पोरेंजियम कहते हैं। और इसी स्पोरेंजियम संरचना के अंदर स्पोरेंजियोस्पोर्स बनते हैं। स्पोरेंजियोस्पोर्स भी कह सकते हैं, इन्हें हम कोनिडिया भी कह सकते हैं। इनमें किसी प्रकार की कोई मोटाइल स्ट्रक्चर नहीं पाई जाती, इसलिए ये एप्लेनोस्पोर हैं। और इन स्पोरेंजियम के अंदर जब स्पोर्स का निर्माण होता है तो ऐसे स्पोर्स को हम एंडोजिनस कहते हैं। कुछ अन्य प्रकार के कवक है, जैसे एल्बुको है, एस्परजिलस है आदि में स्पोर्स हाइपी के शीर्ष भाग में एक श्रृंखला, एक चेन में विकसित होते हैं। ऐसे बीजाणुओं को हम कोनिडिया कहते हैं और इनका परिवर्धन किसी प्रकार की वेसिकल के अंदर नहीं होता है, बल्कि ये शीर्ष भाग में एक चेन के रूप में उत्पन्न होते हैं। तो इनका जो परिवर्धन है वो एक एंडोजिनस न होकर के एक्सोजिनस होता है। और जो कोनिडिया श्रृंखला को धारण करने वाली संरचना को कोनिडियोफोर कहते हैं। तो ये इससे स्पष्ट होता है कि स्पोरेंजियोस्पोर्स तो स्पोरेंजियम के अंदर बन रहे हैं, तो ये एंडोजिनस होते हैं, लेकिन कोनिडियोफोर के ऊपर एक श्रृंखला के रूप में उत्पन्न हो रहे हैं, इसलिए ये जो है इनका परिवर्तन एक्सोजिनस होता है। आलैंगिक जनन अनेक प्रकार के बीजाणु, जैसे कि अभी मैंने बताया कोनिडिया है, स्पोरेंजियोस्पोर्स हैं, इसके अलावा और भी कई प्रकार के इसमें बीजाणु उत्पन्न होते हैं जिन्हें हम अलैंगिक बीजाणु कहते हैं। जैसे जूस्पोर्स का निर्माण ऐसे जो कवक हैं जो कि जल में पाए जाते हैं उनमें जूस्पोर्स पाए जाते हैं। जैसे देखिए ये जूस्पोर्स हैं एक्वेटिक जेनरा। एक्वेटिक का अर्थ है जो जल में पाए जाने वाले जो कवक हैं उनमें जूस्पोर्स बनते हैं। जूस्पोर्स को हम हिंदी में कहते हैं चल बीजाणु। जू मतलब जो गतिमान रहते हैं, ऐसे बीजाणु जो गति करते हैं, तो इसका नाम रखा जूस्पोर्स। एक्वेटिक जेनेरा प्रोड्यूस जूस्पोर्स। अब जूस्पोर्स जो हैं इनमें कितने फ्लैजिला होते हैं उस आधार पर ये दो प्रकार के होते हैं। यदि जूस्पोर्स में एक ही फ्लैजिला है तो इसे हम कहते हैं यूनिफ्लैजिलेट। यदि दो फ्लैजिला हैं तो बाईफ्लैजिलेट जूस्पोर्स कहलाते हैं। ये जलीय कवक हैं, इसमें दो कवकों के उदाहरण यहाँ बताए गए हैं। एक तो है सेप्रोलेग्निया और दूसरा जो कवक है वो है लेप्टोलेग्निया। सेप्रोलेग्निया तथा लेप्टोलेग्निया, इनमें द्विकशाभिकीय चल बीजाणु दो प्रकार के होते हैं। यानी द्विकशाभिकीय जूस्पोर जो है वो दो प्रकार के होते हैं। इनके नाम है प्राइमरी जूस्पोर्स और दूसरा है सेकेंडरी जूस्पोर। ये देखिए ये प्राइमरी जूस्पोर है और ये दूसरा है सेकेंडरी जूस्पोर। प्राइमरी जूस्पोर्स का जो शेप है वो नाशपाती नुमा होता है, पीयर शेप का होता है।
हियर फ्लैजेला इंसर्टेड एट एंटीरियर एंड, इनमें जो दो फ्लैजेला होते हैं वो आगे की ओर पाए जाते हैं। तो प्राइमरी जूस्पोर नाशपाती नुमा होते हैं, इनमें दो फ्लैजेला जो होते हैं वो आगे की ओर अग्रेसित रहते हैं। द्वितीयक जूस्पोर यह किडनी नुमा आकार का होता है, इनके जो फ्लैजेला हैं वो लेटरल साइड में इंसर्टेड रहता है। यानी जो प्राइमरी जूस्पोर है और जो सेकेंडरी जूस्पोर है, इनमें एक तो फ्लैजेला का जो अरेंजमेंट है वो दोनों अलग अलग है और इनका शेप भी अलग अलग है। प्राइमरी जूस्पोर में फ्लैजेला आगे की ओर लगे हुए हैं और सेकेंडरी जूस्पोर में साइड में दो जूस्पोर लगे हुए हैं। तो एक ही प्रकार के जो कवक हैं, जिसमें सेप्रोलेग्निया है और लेप्टोलेग्निया है, एक ही प्रकार के जो कवक हैं इनमें आलैंगिक जनन द्विकशाभिकीय जूस्पोर्स जो कि पुनः दो प्रकार के होते हैं। इस प्रकार दो जूस्पोर एक ही कवकों में पाए जाने की घटना को हम कहते हैं डाइप्लेनेटिज्म। तो ये कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछा जाता है कि डाइप्लेनेटिज्म प्रकार के जो प्रकार की जो घटना है वो किन कवकों में पाई जाती है और क्या होती है डाइप्लेनेटिज्म। जैसे कि बीएससी की परीक्षाओं में भी ये आता है, एमएससी में पूछा जाता है, प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि डाइप्लेनेटिज्म की परिभाषा और इनके उदाहरण क्या है। तो ये आपको यहाँ पर स्पष्ट हो जाता है कि सेप्रोलेग्निया और लेप्टोलेग्निया में जो जूस्पोर्स हैं वो दो प्रकार का होता है, प्राइमरी जूस्पोर और सेकेंडरी जूस्पोर। तो इस प्रकार की जो घटना है जिसमें दो प्रकार के जूस्पोर का पाए जाना, यह फेनोमेनन जो है डाइप्लेनेटिज्म कहलाती है। स्पोरेंजियोस्पोर्स, जैसे कि भी बताया मैंने, स्पोरेंजियम में जो स्पोरेंजियम नामक जो संरचना है उसमें यदि स्पोरेंजियोस्पोर्स का निर्माण होता है तो उसे हम कहते हैं स्पोरेंजियोस्पोर्स। स्पोरेंजियोस्पोर्स ये थिन वॉल्ड, ये जो स्पोर्स हैं ये थिन वॉल्ड होते हैं, एक पतली कोशिका भित्ति के द्वारा ये बने रहते हैं और इनमें किसी प्रकार का कोई मोटाइल स्ट्रक्चर नहीं होती है। तो ये नॉन मोटाइल है, मतलब अचल हैं। प्रोड्यूस्ड एंडोजिनसली का अर्थ है कि ये स्पोरेंजियम के, इनका जो परिवर्धन है स्पोरेंजियम के अंदर हो रहा है, इसलिए इसे हम एंडोजिनस कहते हैं। परीक्षा में जैसे पूछा जाता है कि स्पोरेंजियोस्पोर्स और कोनिडिया में मुख्य अंतर क्या है, तो कोनिडिया तो कोनिडियोफोर के बाहर की तरफ परिवर्तित हो रहे हैं, तो ये एक्सोजिनस है, और ये स्पोरेंजियोस्पोर जो है स्पोरेंजियम के भीतर उत्पन्न परिवर्तन हो रहा है, इनके भीतर हो रहा है, तो ये एंडोजिनस है। तो दीज आर थिन वॉल्ड नॉन मोटाइल प्रोड्यूस्ड एंडोजिनसली इन अ स्पोरेंजियम में एट स्पोरेंजियोफोर। तो इसका एग्जाम्पल है राइजोपस और म्यूकर। राइजोपस और म्यूकर में स्पोरेंजियोस्पोर्स के द्वारा अलैंगिक जनन पाया जाता है। फिर एक कोनिडिया, ये भी थिन वॉल्ड है, ये नॉन मोटाइल है, लेकिन इनका जो परिवर्धन है वो एक्सोजिनसली हो रहा है। कोनिडियोफोर पर ये चेन के रूप में उत्पन्न होते हैं। इसमें जो उदाहरण है कवकों में, इसमें है एस्परजिलस, पेनिसिलियम। हाँ, तो ये एस्परजिलस और पेनिसिलियम इनके कोनिडिया जो है एक कोशिकीय होते हैं, जबकि अल्टरनेरिया और सर्कोस्पोरा इन दोनों के जो कोनिडिया है वो कैसे हैं, मल्टी सेल्यूलर है। अल्टरनेरिया, तो अल्टरनेरिया ड्यूटेरोमाइसिटीज वर्ग का उदाहरण है। अल्टरनेरिया के द्वारा एक डिजीज भी कोज होती है पोटैटो में, उसका नाम है अर्ली ब्लाइट डिजीज ऑफ पोटैटो, अर्ली ब्लाइट। तो अर्ली ब्लाइट जो डिजीज है, अर्ली ब्लाइट अगेती अंगमारी, आलू में अगेती अंगमारी जो रोग है वो अल्टरनेरिया के द्वारा होता है। इसे हम कहते हैं अर्ली ब्लाइट डिजीज इन पोटैटो, अल्टरनेरिया। तो इसके जो कोनिडिया है वो मल्टी सेल्यूलर होते हैं। और सर्कोस्पोरा के द्वारा भी ये सर्कोस्पोरा भी जो है ड्यूटेरोमाइसिटीज वर्ग का उदाहरण है। सर्कोस्पोरा के द्वारा जो ग्राउंड नट है उसमें टिक्का डिजीज कोज होती है। और पेनिसिलियम से सभी परिचित हैं। पेनिसिलिन जो एंटीबायोटिक है वो पेनिसिलियम से ही
obtain किया गया था और ये पहली एंटीबायोटिक है जो कि पेनिसिलियम से निकाली गई थी। एस्परजिलस एक लेबोरेटरी का कॉमन वीड है। एस्परजिलस एस्कोमाइसिटीज, एस्परजिलस और पेनिसिलियम दोनों ही एस्कोमाइसिटीज वर्ग के सदस्य हैं। तो इनमें कोनिडिया उत्पन्न होते हैं। इनका एक फिगर आगे दिया गया है, जैसे मैं फिगर बता देता हूँ आपको। ये देखिए, यहाँ पर ये असेक्सुअल स्पोर्स के डायग्राम दिए गए। ये स्पोर एंजियम है। ये पहला जो डायग्राम दिया गया ये स्पोर एंजियम का है। इसमें देखिए ये माइसिलियम है और नीचे की ओर जो फिक्सेशन का जो काम कर रहे हैं वो है राइजिड्स, इसे मूलाभास कहते हैं। और ये हॉरिजॉन्टल जो कवक जाल दिखाई दे रहा है इसे स्टोलन कहते हैं। जब अनुकूल परिस्थितियाँ होती है तो ये ऊपर की ओर अनेकों इरेक्ट कवक जाल उत्पन्न करता है, जिसे हम कहते हैं स्पोरेंजियोफोर। और इनके ऊपरी भाग पर, शीर्ष भाग पर ये गोल होकर के एक वेसिकल नामक संरचना को निर्मित करता है, जिसे हम कहते हैं स्पोरेंजियम। और स्पोरेंजियम के भीतर अनेकों को, मतलब इसका कोशिका द्रव्य और न्यूक्लियाई जो हैं इनके चारों ओर कोशिका द्रव्य इकट्ठा होकर के उसके चारों तरफ पतली भित्ति बन जाती है। तो अचल पतली भित्ति वाले अनेकों बीजाणु उत्पन्न होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं स्पोरेंजियोस्पोर्स कहते हैं। तो ये स्पोरेंजियम परिपक्व होने के बाद ये फट जाती है और ये स्पोरेंजियोस्पोर्स जो हैं ये हवा में इनका परिकिरण होता है और ये बहुत दूर दूर तक अपने अनुकूल सबस्ट्रेटम पर पहुंच करके पुनः नए कवक जाल को उत्पन्न करते हैं। ये जो डायग्राम दिया गया है भी, ये पेनिसिलियम का है। पेनिसिलियम में भी दिखाया गया है। इसमें जो कोनिडियोफोर है वो अनेक अलग अलग भागों में विभाजित हुआ है। डाइकोटोमसली ब्रांच्ड है, जैसे कोनिडियोफोर है, फिर मेटूली आ गई, फिर फियालिड्स आ गई। फियालिड्स एक बोतल शेप्ड स्ट्रक्चर है और इनके ऊपरी ओर बेसिपिटल सीक्वेंस में जो है कोनिडिया लगे हुए हैं। बेसिपिटल का अर्थ है कि नीचे वाला जो कोनिडिया है वो यंग होता है, ऊपर की ओर जो कोनिडिया है वो ओल्ड होता है। तो ये एक एक करके बाहर निकल बनते रहते हैं और ये हवा में उड़ते रहते हैं और नए कवक जाल को उत्पन्न करते हैं। तीसरा जो डायग्राम दिया गया वो है एस्परजिलस का। एस्परजिलस में भी देखिए अनेकों कोनिडिया उत्पन्न हो रहे हैं। स्टेरिगमेटा एक बोतल शेप्ड स्ट्रक्चर है, उसके ऊपर बेसिपिटल क्रम में ये लगे हुए हैं। और ये नीचे वाली जो सेल है फुट सेल कहलाती है। इसमें भी ये जो कोनिडिया हैं एस्परजिलस और पेनिसिलियम कोनिडिया, क्योंकि कोनिडियोफोर के शीर्ष भाग में उत्पन्न हो रहे हैं तो ये किसी के अंदर उत्पन्न हो रहे हैं, शीर्ष भाग में उत्पन्न हो रहे थे। ये एक्सोजीनसली है, इनका परिवर्तन एक्सोजीनस होता है। और यह जो म्यूकर है, राइजोपस है, इसमें स्पोरेंजियोस्पोर जो है वो स्पोरेंजियम के भीतर उत्पन्न हो रहे थे, ये एंडोजीनस है। तो इनका परिवर्तन एंडोजीनस है। तीसरा प्रकार का जो असेक्सुअल स्पोर है वो है क्लेमाइडोस्पोर्स। क्लेमाइडोस्पोर्स राइजोपस में उत्पन्न होता है। क्लेमाइडोस्पोर्स का जो निर्माण है ये प्रतिकूल परिस्थितियों में उत्पन्न होता है। अभी हम अनुकूल परिस्थिति की बात करें, प्रतिकूल परिस्थिति में उत्पन्न होता है क्लेमाइडोस्पोर्स। हाइपी अंडर एडवर्स कंडीशन। एडवर्स कंडीशन का अर्थ यह है कि प्रतिकूल परिस्थितियाँ, जब टेम्परेचर अनुकूल नहीं हो, आर्द्रता अनुकूल नहीं हो, सारी परिस्थितियाँ जो है विपरीत होती है, तब ये अपने आप को बचाने के लिए, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए इसका जो माइसिलियम है वो एक रेजिस्टेंट एक स्ट्रक्चर बनाता है, जिसे हम कहते हैं क्लेमाइडोस्पोर्स। ये स्पोर जो है थिक वॉल्ड हो जाता है, थिक वॉल्ड है और नॉन मोटाइल तो है ही है। और रेस्टिंग रेजिस्टेंट स्पोर्स, इसे हम कहते हैं पेरिनेटिंग स्पोर, ताकि प्रतिकूल परिस्थितियों में अपने आप को प्रोटेक्ट करके ये क्लेमाइडोस्पोर्स के रूप में निष्क्रिय हो जाता है। और जब अनुकूल परिस्थिति आती है तो पुनः क्लेमाइडोस्पोर्स जर्मिनेट होकर के पुनः नए कवक जाल को उत्पन्न करता है। नेक्स्ट जो स्पोर्स हैं वो है ओइडिया। ओइडिया थिन वॉल्ड है, नॉन मोटाइल है और इनका जो निर्माण है
जब शुगर किसी मीडियम में या किसी सबस्ट्रेट में शुगर की मात्रा जब ज़्यादा होती है, कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होता है, तो ये जो है बडिंग के द्वारा अनेकों स्पोर्स बना लेता है और इस अवस्था को हम टोरुला स्टेज भी कहते हैं। तो टोरुला स्टेज जो है ओइडिया के द्वारा उत्पन्न होती है। ये अनेक प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया था, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे इसको पॉइंट को मैंने ऐड किया ताकि आपको पता है टोरुला स्टेज किस में होती है, राइजोपस्म और म्यूकर में। और किस कंडीशन में होती है टोरुला स्टेज, शुगर रिच मीडियम में। जो ओइडिया है उसके द्वारा जो बडिंग होता है उसे हम कहते हैं टोरुला स्टेज। नेक्स्ट स्पोर है आर्थ्रोस्पोर। आर्थ्रोस्पोर दीज आर वेरी प्रिमिटिव टाइप ऑफ स्पोर। ये बहुत ही आदिम प्रकार के बीजाणु हैं जो कि फंगल माइसिलियम के टूटने से बनते हैं। जैसे कि आर्थ्रो मतलब जॉइंटेड। आर्थ्रो का एक अर्थ होता है जॉइंटेड, तो ये जॉइंटेड स्पोर्स है। ये फंगल जो माइसिलियम है वो टूट करके जो टुकड़े हैं उनसे जो स्पोर्स बनता है उसे हम कहते हैं आर्थ्रोस्पोर। तो इस प्रकार का जो स्पोर है ये ट्राइकोस्पोरियम, जियोट्राइकम और कॉक्सीडियोइडिस में परिवर्तित होता है। तो आर्थ्रोस्पोर्स का एग्जाम्पल ये कुछ अलग से हैं। ट्राइकोस्पोरियम है, जैसे अभी जो एग्जाम्पल राइजोपस्म म्यूकर, ये क्या फेमिलियर है, थोड़ा सा इसको याद करना होगा। ट्राइकोस्पोरियम, जियोट्राइकम और कॉक्सियोडियोइडिस ये आर्थ्रोस्पोर के एग्जाम्पल हैं। ब्लास्टोस्पोर ये भी थिन वॉल्ड है और ये इनका जो परिवर्धन है क्लस्टर एक बंच के फॉर्म में होता है, हाइपी के साथ बंच के फॉर्म में ये बनते हैं। ब्लास्टोस्पोर बनता है, ब्लास्टोस्पोर ये परिवर्तित होते हैं। इसका एग्जाम्पल है कैंडिडा एल्बिकेंस। ये कैंडिडा एल्बिकेंस पैथोजेनिक ईस्ट है, तो इसमें ये ब्लास्टोस्पोर्स बनते हैं। तो इस प्रकार देखा गया कि आलैंगिक जनन अनेक प्रकार के बीजाणुओं के द्वारा संपन्न होता है, ठीक है ना। इसमें हमने क्लेमाइडोस्पोर्स आ गए, ओइडिया आ गए, एप्लोनोस्पोर्स भी आ गया, इसमें ब्लास्टोस्पोर भी आ गया, आर्थ्रोस्पोर भी आ गया, ओइडिया भी आ गया। ये इतने सारे स्पोर्स के द्वारा ये अलैंगिक जनन संपन्न होता है। और इसमें सेप्रोलेग्निया और लेप्टोलेग्निया, इसमें एक ही जो बाइफ्लेजेड जो स्पोर है वो अलग अलग शेप में पाया जाता है, इसे डाइप्लेनिटिज्म कहते हैं। जूस्पोर्स, तो इस प्रकार ये कवकों में जो जनन है 3 विधियों के द्वारा संपन्न होता है, जिसमें हमने कायिक जनन का अध्ययन किया और आलैंगिक जनन का अध्ययन किया। एक पॉइंट और बताना चाह रहे थे इसमें कि कुछ यूनिसेल्यूलर फंजाई होते हैं जिनमें पूरा का पूरा माइसिलियम जो है संपूर्ण जो माइसिलियम है, और माइसिलियम तो उसमें होता नहीं, एक ही कोशिका है, तो पूरी की पूरी जो एक कोशिका है वो पूरी की पूरी एक कोशिका जनन कोशिका में परिवर्तित हो जाती है। तो इस प्रकार इन कवकों को हम होलोकार्पी कहते हैं। तो इसमें सीधी सी बात है कि जिनमें एक ही कोशिका है और पूरी की पूरी कोशिका जनन संरचना बदल गई, तो ऐसे कवक जिनका शरीर एक ही कोशिका का बना होता है उसी को हम होलोकार्पिक कहेंगे। तो होलोकार्पिक जो है इसका उदाहरण है सैकेरोमाइसिस, जिसे हम कहते हैं ईस्ट। तो ये होलोकार्पिक का उदाहरण है क्योंकि इसमें माइसिलियम जैसी संरचना नहीं पाई जाती। बाकी इसको छोड़ करके कुछ एक कोशिकीय कवकों को छोड़कर बाकी सभी वंशों में कायिक कवक जाल का केवल एक भाग ही जनन इकाई बनाता है तथा शेष कवक जाल कायिक रहता है। ऐसे कवक अंश काइफलिक यानी यूकार्पिक कहलाते हैं। और एक कोशिकीय वंशों में प्राय संपूर्ण कायिक
जनन इकाई में परिवर्तित हो जाता है। इन्हें होलोकार्पिक कहते हैं। तो ये भी ध्यान रखना है कि यूकार्पिक क्या होता है, होलोकार्पिक क्या होता है। तो आज हमने कवकों में कायिक जनन और अलिंग जनन का हमने अध्ययन किया, विस्तृत अध्ययन किया। थैंक यू।